स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के इस नए वीडियो में। और आशा है कि आपको जो हम जानकारी दे रहे हैं व्याकरण से संबंधित वो आपको अच्छी लग रही होगी और आगे आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम संधि समास पढ़ रहे थे तो संधि के बारे में हमने जाना था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। और उसके बाद हम स्वर संधि पे आ गए थे और स्वर संधि के कितने प्रकार है एक बार मैंने रिवीजन लिखा है यहाँ पे कि हमने क्या पढ़ा, तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर संधि के जो प्रकार है वो हमने पढ़े थे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि, ये सारे इसके प्रकार हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और थोड़ी थोड़ी ही पढ़ी थी, लेकिन हमने उदाहरण के साथ उसको अच्छे से समझ लिया था। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा बड़ा उसको लिखेंगे या उसकी बड़ी बड़ी परिभाषा हम देंगे तभी हम समझ सकते हैं उसको, क्योंकि हमें समझना है तो हम बड़े ही छोटे वाक्य में, सेंटेंस में हम उसको समझें, लेकिन अच्छे तरीके से समझें और उसके उदाहरण को भी हम समझते चलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब हम थोड़ा सा आदि संधि को एक बार और समझ लेते हैं कि जैसे ये आता है और ओ से अलग, अगर इन सबसे अलग अगर हम ये लिख रहे हैं लेकिन उससे अलग अगर हम जो शब्द को लिखते हैं और उसका कुछ अलग स्वर आता है, उसको बोलते समय कुछ अलग ही हमें समझ में आता है, तो वो हो जाता है आपका अयादि संधि, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है 9 धन 1, ये क्या हो गया है नाविक। यहाँ पे 9 1, यहाँ पे आपको ये तो नहीं दिख रहा है कि ये 9 और 1 हमने लिखा है, लेकिन ये बन क्या रहा है, ये नाविक। और इसमें ये ए ओ से अलग कोई स्वर है, जैसे इसके बाद स्वर क्या आ जाता है, ए आए औ, ये सारे स्वर आते हैं। हम लिखते जरूर है कुछ, लेकिन उसका जो स्वर आता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो जैसे कि गय धन अक हम लिखते हैं तो उसमें अब गय आना चाहिए, लेकिन उसमें आपका स्वर क्या आ रहा है, गायक, है ना, गायक आ रहा है स्वर। तो इस तरीके से जब हम ये लेते हैं, अलग अलग हम अक्षर ले रहे हैं और उसको जब हम जोड़ करके बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं, तो उसमें अलग अलग हमारा उच्चारण आ रहा है। तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। तो हम अगर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, एक एक लाइन में ही हम उसको पढ़ेंगे, तो हम उसको जरूर समझ सकते हैं, उदाहरण भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा सा व्यंजन संधि की ओर। ठीक है, तो व्यंजन जो होते हैं हम जानते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, हमने पहले पढ़े थे, इसके बारे में पढ़ा था, स्वर के बारे में, और व्यंजन को भी हमने पढ़ा था। तो व्यंजन क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, स्वर क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन का किसी व्यंजन से, एक व्यंजन है हम उसको किसी दूसरे व्यंजन में मिलाते हैं ना, और या किसी स्वर के में से अगर व्यंजन है, मान जाइए कोई व्यंजन मिल रहा है या फिर उसमें कोई स्वर मिल रहा है ना, तो उसके मेल से जो विकार क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि विकार आ जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन जो होता है ना, जैसे थोड़ा सा मैं आज बता देती हूँ, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अविकारी शब्द के बारे में पूछा था, तो थोड़ा सा मैं उस शब्द के ऊपर भी चलूंगी, बाद में भी आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या वचन, इन सब के आने से कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं, है ना। जैसे कि आपका तेज हो गया, तेज को आप ना संज्ञाएं बदल सकते हैं, ना सर्वनाम में बदल सकते हैं, ना उसे एक वचन बहुवचन में बदल सकते हैं, या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल सकते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, एक अविकारी शब्द हो गया। इसी तरीके से हुआ और, तो और को भी आप संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या वचन इन सब से नहीं बदल सकते, तो वो हो गया अविकारी शब्द। तो बीच बीच में हम कुछ कुछ ऐसा जानते चलेंगे और उसके साथ हमारा जो विषय है हम उस पर भी चलते चलेंगे। ठीक है, तो विकार पे हम थे कि विकार जो होते हैं, तो मेल से जो विकार मतलब कि जो परिवर्तन होता है ना, तो ये आपका क्या होता है, यही हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, व्यंजन का किसी व्यंजन से या किसी स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो उदाहरण क्या है,
सत्य धन भावना, है ना। सत्य धन भावना तो क्या हो गया, ये आपका सद्भावना, ठीक है। अब इसी तरह की जो अच्छी भावना होती है ना, उसे हम सद्भावना कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद उत और चारण, ठीक है। उच्चारण, किसी बात को बोलना, किसी शब्द को कहना, वो आपका उच्चारण है। जैसे कि मैं अभी उच्चारण कर रही हूँ, शब्दों को बोल रही हूँ, वो आपका हो गया उच्चारण, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है ये विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग के बाद, ठीक, ये दो जो बिंदु हम लगाते हैं इसे हम विसर्ग के रूप में जानते हैं। जैसे अह हम लिखते हैं ना, अह का चिन्ह ये होता है, तो ये दो बिंदु जब हम लगाते हैं तो आपका ये विसर्ग का चिन्ह है। तो स्वर या व्यंजन के आने से, है ना, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम जानते हैं विसर्ग संधि के रूप में। तो इसमें अब देखिए, नेह धन पा, तो ये नेह पाप बनना चाहिए था, है ना शब्द, लेकिन ये आपका क्या बन रहा है, निष्पाप बन रहा है ना शब्द। अब इसी तरीके से नेह और धन, तो क्या सामान्य शब्द क्या बनना चाहिए था, नेह धन, लेकिन ये क्या बन रहा है, निर्धन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर में, व्यंजन में जिस प्रकार से बदलाव आते हैं, जिस प्रकार से शब्द बनते हैं, तो वो हमारे अलग अलग शब्द बनते हैं। और उसी तरीके से हमारे ये आपका व्यंजन संधि हो गया, या विसर्ग हो गया, या अयादि हो गया, इन सब का आपकी परिभाषा बनती है ना, उसकी परिभाषा बनती है, उसके उदाहरण बनते हैं। तो हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब हम जैसे कि समास को भी पढ़ रहे थे, तो आज समास को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था इसमें तत्पुरुष, ये समास हमने जान लिया था, और उसके प्रकार के बारे में कल हमने जाना था, विस्तार से जाना था। और आज हम इसका दूसरा प्रकार ले रहे हैं, ये बहुब्रीहि समास है। और जैसे मैंने पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में बताया था आपको, और पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें भी आप भ्रमित ना हो। पूर्व मतलब पहला होता है, उत्तर मतलब बाद का होता है। तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों प्रधान होते हैं, तो वो आपका बन जाता है बहुब्रीहि समास, है ना। तो इसमें जो होता है, ये समस्त पद, मतलब कि ये पूरा जो पद है, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो इसका जो पूरा पद है, उसके अर्थ के अलावा जो दूसरा अर्थ आता है, वो पूरे पद के अलावा जो दूसरा अर्थ आता है, या हम कहें कि सांकेतिक अर्थ जो आता है, जो हमें संकेत के रूप में समझ में आता है, वो इसमें प्रमुख होता है ना। तो पूर्व पद, उत्तर पद इसमें प्रधान है, आप लिख सकते हैं ऐसा। और इसके बाद जो पूरा पद है आपका समस्त पद, उसके अर्थ के अलावा दूसरा अर्थ जो आता है, सांकेतिक अर्थ जो हमें मिलता है, वो प्रधान होता है। तो वो आपका बहुब्रीहि समास है। जैसे कि दशानन, है ना, ये किसका नाम है, रावण। रावण जिसको दशानन के नाम से जाना जाता है। तो दशानन क्या है, 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब क्या होता है, सिर होता है ना। तो 10 हैं आनन जिसके, ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास, है ना। इसी प्रकार से एक और मैंने गणेश भगवान जी को कहते हैं क्या, लंबोदर। तो एक मैंने उदाहरण यह दिया है, लंबा है उदर जिसका, तो ये एक उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास ये हुआ आपका, और इसका उदाहरण हुआ। अब द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या है, पूर्व पद आपका जो होता है वो संख्या प्रधान होता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण इसमें प्रमुख होता है, ठीक है। तो उसे हम जानते हैं द्विगु समास के बारे में, ठीक। द्विगु समास में होता क्या है, पूर्व पद संख्या प्रधान होता है। जैसे कि दोपहर, ठीक, दोपहर आपका हो गया ये, और क्या हो गया, नवग्रह, ठीक, नवग्रह हो गया। तो हम किसी चीज को बता रहे हैं, दोपहर की बात हम बता रहे हैं, या कोई हम अंक दे रहे हैं, तो इस तरीके का जो होता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। अब उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसमें भी जैसे कि हमने बहुब्रीहि में पढ़ा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें अलग करते हैं, दोनों पदों को जब हम अलग करते हैं, तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह क्या होता है, जो हम जोड़ने के लिए ऐसे उपयोग करते हैं, या उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, या लिखते हैं, और लिखते हैं, तथा लिखते हैं। तो इस तरीके के जब योजक चिन्हों का उपयोग होता है, तो फिर वो हमारा द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैंने दिखाया यहाँ, रात दिन, भाई बहन, जैसे पति पत्नी भी लिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो हमको
द्वंद्व समास के मिल जाते हैं। तो आज हमने जाना समास के प्रकार, उसके थोड़ा सा विस्तार हमने जाना, विस्तार के बारे में जाना, तत्पुरुष के भेद हम पहले जान चुके हैं, बहुव्रीहि समास के बारे में हमने जाना, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान है ना, द्विगु समास के बारे में जाना कि इसमें संख्या प्रधान है ये, फिर द्वंद्व समास में क्या जाना, दोनों पद प्रधान है लेकिन उसमें योजक चिन्ह खास है, महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से स्वर संधि में हमने ये सारी चीजें जानी, आदि संधि जानी, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब आपने कितना सीखा और आपको ये आज का अंक कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जैसे आप हमेशा हमें सहयोग देते रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं कमेंट से, तो वो करते रहिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।